I am Dr. गिरिराज सिंह, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम एक नई यूनिट के साथ उपस्थित हैं। वह यूनिट है यूनिट 7, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनऑर्गेनिक रसायन का ये यूनिट है, पी ब्लॉक तक। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने एस ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टडी किया और पी ब्लॉक के भी दो वर्गों को, थर्ड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप, इन दोनों को 11th की क्लास में स्टडी किया है। उसके आगे इस पी ब्लॉक के अंतर्गत हमको जिन ग्रुप्स का अध्ययन करना है वह है 5th ग्रुप एलिमेंट, 6th ग्रुप एलिमेंट, 7th ग्रुप एलिमेंट्स एंड 0 वर्ग एलिमेंट्स। इन 4 वर्गों का अध्ययन इस 12th की क्लास में पी ब्लॉक तत्वों के अंतर्गत हमको करना है। उसमें से हम आज पहले वर्ग का अध्ययन करेंगे, पी 5th ग्रुप एलिमेंट्स। पहले आपको पी ब्लॉक की डेफिनेशन बताना चाहेंगे। पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, एक बार पुनः इसको रिवीजन कर लेंगे। वे तत्व जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन अल्टीमेट शेल के पी कक्षक में प्रवेश पाते हैं, ऐसे तत्वों को हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और पी ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में दाईं ओर 6 खड़े कॉलमों में रखा गया है, जिन्हें क्रमशः 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और 0 वर्ग कहते हैं। तो इन वर्गों में से 6 वर्गों में से 2 वर्ग हम लोग पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। आगे के 4 वर्गों का अध्ययन इस में करेंगे और उन 4 में से आज हम पहले वर्ग का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है 5th ग्रुप एलिमेंट्स। और इसी को हम नाइट्रोजन परिवार के तत्व भी कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। इस वर्ग के तत्वों को एक नाम दिया जाता है, इन्हें निकटोजन्स भी कहते हैं, निकटोजन्स। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को निकटोजन्स कहते हैं और इनके यौगिकों को निकटाइड्स कहते हैं, निकटाइड्स कहते हैं। एक बात समझ लीजिए, ये नाइट्रोजन परिवार निम्नलिखित 5 तत्वों से मिलकर के बना है। हम ये देखते हैं कि ये तत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तत्व है हमारा नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा आर्सेनिक, चौथा एंटीमनी और 5वां है हमारा बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इन 5 तत्वों से मिलकर ये 5th ग्रुप एलिमेंट्स का निर्माण होता है। अब हमको इनके एटॉमिक नंबर्स की आवश्यकता होगी। तो हम जानते हैं नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। अब पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं और दूसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। तो चूंकि दूसरे आवर्त का है, तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व होते हैं, इसलिए 7 में हम 8 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। अगले आवर्त में 18 तत्व होते हैं, तो 15 में 18 जोड़ दीजिए, 33 आ गया। नेक्स्ट पीरियड में भी 18 होते हैं, तो फिर 18 जोड़ देंगे हम, तो 51 आ गया। और नेक्स्ट पीरियड में आपके 32 तत्व होते हैं, तो इसमें 32 जोड़ दीजिए, तो 83 आ गया। इस तरीके से हमने इन सभी तत्वों के एटॉमिक नंबर्स को ज्ञात कर लिया। हमको रटना नहीं है, इस याद करेंगे, ये सिस्टम है। हमें एक तत्व का परमाणु क्रमांक पता हो तो नीचे के तत्वों के परमाणु क्रमांक हम उनके लिख सकते हैं। हम ये देखना चाहेंगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को इनमें भरा जाता है। तो नाइट्रोजन का हम विन्यास लिखेंगे। चूंकि ये 5th ग्रुप एलिमेंट्स है, इसलिए इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 5th ग्रुप का, वह होता है NH2 NP3। अब देखते हैं नाइट्रोजन का विन्यास है 7 का, 1S2 2S2 2P3, 2 और 2 4 और 3 7। फास्फोरस का देखेंगे 1S2 2S2 2P3 3S2 3P3। आर्सेनिक का 1S2 2S2 2P6 3S2
3p6 3d10 4s2 4p3 2 2 4 10 2 12 18 28 30 और 3 33। 51 का देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p3। ये हमारा 51 का हो गया। अब हम बिस्मत का लिखेंगे तो बिस्मत का विन्यास चलिए फुल लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 और 6s2 6p3। इस प्रकार हमने 83 का विन्यास लिखा। अब इसमें ये देख पा रहे हैं कि इन सब के बाह्यतम कोश में जरा हम लोग नजर डालेंगे कि इनके बाह्यतम कोश में 2s2 2p3 3s2 3p3 4s2 4p3 5s2 5p3 और 6s2 6p3 इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में जो कि संयोजी कोश है 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इसलिए इनको हम फिफ्थ ग्रुप के तत्व कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इनकी आवर्त सारणी में अगर स्थिति की विवेचना करनी है तो किस प्रकार हम लोग लिखते हैं, तो इसमें ध्यान देंगे। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ये स्पष्ट है कि इनके बाह्यतम कोश में संयोजी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, अंदर के शेष सभी कोश कंप्लीट भरे हैं, इसलिए इनको आवर्त सारणी में पंचम वर्ग में स्थान दिया गया है। दूसरा, इनके बाह्यतम कोश में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के पी कक्षक में प्रवेश पाता है, इसलिए इनको पी ब्लॉक में रखा गया है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इन तत्वों को आवर्त सारणी के फिफ्थ ए वर्ग में रखा गया है, क्योंकि इनके अंदर का कोश कंप्लीट भरा है। इन तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता होने के कारण इनके गुणों में भी समानता पाई जाती है, इसलिए इन सभी तत्वों को एक साथ एक ही वर्ग में रखा गया है। सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है तो इनके गुण भी समान होंगे। इस प्रकार हम इसके आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना करते हैं। चाहे तो हम लिख सकते हैं कि इनके जो विन्यास होते हैं वो कार्बन परमाणु तत्वों के विन्यास से एक इकाई अधिक होते हैं, इसलिए इनको कार्बन परमाणु तत्वों के फोर्थ वर्ग के आगे फिफ्थ वर्ग में रखा जाना उचित है। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार इनके विन्यास होते हैं और इनको आवर्त सारणी में क्यों रखा गया। अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज को अध्ययन करते हैं, देखते हैं बैलेंसिंग, संयोजकता। इस वर्ग के तत्वों की सामान्य संयोजकता 3 होती है। सभी तत्व त्रिसंयोजक होते हैं, 3 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रोजन को छोड़कर अन्य वर्ग के सभी तत्व, केवल नाइट्रोजन को छोड़ दीजिए, 5 संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं। अर्थात नाइट्रोजन केवल 3 संयोजकता, या अगर हम अधिकतम बात करें तो 4 कोवैलेंसी प्रदर्शित कर सकती है, जबकि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये सभी 3 भी शो करते हैं और 5 भी शो करते हैं। नाइट्रोजन कदापि 5 संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है, और उसका कारण हमारे समझ में आना चाहिए। क्यों नहीं करता? क्योंकि नाइट्रोजन के संयोजी कोश में डी कक्षक अनुपस्थित होता है, इसके आगे डी नहीं आता, जबकि 3p के आगे 3d कक्षक आता है जो रिक्त है। तो नाइट्रोजन इसलिए पंच संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि उसमें रिक्त डी कक्षक नहीं पाया जाता। इसका विन्यास केवल यही होता है 2s2 2p3, और 2p3 की अगर पिक्चर बनाएंगे तो हम ये इसको अलग से लिखें वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, आप इसको फिर विन्यास को नहीं लिख पाएंगे। नाइट्रोजन इसलिए 3 संयोजकता प्रदर्शित करता है कि इसके बाह्यतम कोश में 1s2 2s2 2p3 है, डी कक्षक नहीं है। ये 2p का विन्यास है, 2p के आगे 3s आता है जो कि आंशिक भरा है, इसलिए ये अगर s के भी इलेक्ट्रॉन यूज देगा तो अधिकतम कोवैलेंसी 4 हो सकती है इसकी। जबकि फास्फोरस के अंदर क्या होगा, फास्फोरस में 3s2 होता है और 3p3 होता है। तो फास्फोरस
ये 3 संयोजकता भी प्रदर्शित करता है। ये ग्राउंड स्टेट में है, इसके आगे डी कक्षक इसका रिक्त है, ये 3D। तो अगर इस 3s का एक ये ग्राउंड स्टेट का हो गया विन्यास, और ये हमारा 3s2 है, यहां पर ये 3s है, ये 3p है। अगर एक्साइटेड स्टेट आती है तो इस 3s का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इस 3d में चला जाता है, और अब यहां इसका विन्यास हो जाता है 3s1, इस तरीके से 3p 3, और एक इलेक्ट्रॉन इसका d में आ गया। तो इस तरीके से ये 5 संयोजकता प्रदर्शित करता है। सभी तत्व 5 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, केवल नाइट्रोजन 3 करता है। अगर हम इनकी ऑक्सीकरण संख्या की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस सभी -3 से लेकर +5 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती हैं, और इनके सभी अवस्थाओं में यौगिक भी हमको मिलते हैं, यौगिक भी बनते हैं। अब हम इसके बड़े इंपॉर्टेंट यौगिक की बात करने जा रहे हैं। इसका इंपॉर्टेंट यौगिक है एक, चलो पहले प्रॉपर्टीज बताते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव। क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव ऑक्सीजन के प्रथम आयनन विभव से उच्च होता है, क्यों? ये हमने IE1 लिया नाइट्रोजन का, और ये ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव ऑक्सीजन के प्रथम आयनन विभव से उच्च होता है, क्यों? तो हम देख सकते रहे हैं कि जो ऑक्सीजन का हमारा नाइट्रोजन का जो विन्यास होता है वो 2p3 होता है, और ऑक्सीजन का जो विन्यास होता है वो 2p4 होता है। और हम जानते हैं कि जो कक्षक आंशिक भरे होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं, अतः इस 2p में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव उच्च होता है। ऑक्सीजन में ये कक्षक आंशिक भरा हुआ नहीं है, p में एक इलेक्ट्रॉन पहले से भरा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल दें तो इसका विन्यास स्थायी हो सकता है। तो 2 कारण हैं, एक तो विन्यास को स्थायी होने के लिए, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले से उपस्थित है वो भी दूसरे इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है। तो इन 2 कारणों से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑक्सीजन का प्रथम आयनन विभव नाइट्रोजन से कम होता है। और अब हम चलते हैं इनके ऑक्साइड्स की तरफ। इनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? हमें पता है कि नाइट्रोजन एक अधातु है, तो नाइट्रोजन 5 प्रकार के ऑक्साइड्स बनाता है। नंबर 1 N2O, नंबर 2 NO2, NO आएगा पहले, फिर NO2, N2O3 और N2O5। इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड कहते हैं, और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कहते हैं। ये सभी ऑक्साइड्स अम्लीय हैं, और जो N2O5 है ये सबसे अधिक प्रबल अम्लीय होता है, सर्वाधिक अम्लीय है। इनमें सभी ऑक्साइड ये रंगहीन है, केवल NO2 एक भूरे रंग का होता है, और ये सब रंगहीन होते हैं। N2O को नाइट्रस अम्ल का एनहाइड्राइड कहते हैं, और N2O5 को नाइट्रिक अम्ल का एनहाइड्राइड कहते हैं। फास्फोरस 2 प्रकार के हाइड्राइड बनाता है जो कि डाइमर होते हैं, एक P4O6 और एक P4O10। इसको फास्फोरस ट्राइऑक्साइड कहते हैं, इसको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड कहते हैं। ये भी अम्लीय होते हैं, ये प्रबल अम्लीय थे, और ये हमारा अम्लीय होता है। और आर्सेनिक डाइऑक्साइड बनाता है जिसका नाम है AS4O6। ये डाइऑक्साइड है, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड जो डाइमर के रूप में रहता है। ये ऑक्साइड उभयधर्मी होता है, एम्फोटेरिक, उभयधर्मी। इसी प्रकार एंटीमनी भी ट्राइऑक्साइड बनाता है जिसका नाम है SB4O6। ये भी उभयधर्मी होता है। और बिस्मथ ऑक्साइड बनाता है ट्राइऑक्साइड Bi2O3, ये क्षारीय होता है। इस प्रकार हमने देखा कि जब वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तो इनके ऑक्साइडों का अम्लीय लक्षण घटता है और क्षारीय लक्षण बढ़ता है, क्योंकि वर्ग में नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है और अधात्विक लक्षण घटता है। और हम जानते हैं धातुओं के ऑक्साइड्स अम्लीय क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड्स अम्लीय होते हैं। अतः बिस्मथ क्षारीय ऑक्साइड बनाता है
और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स अम्लीय होते हैं। इस प्रकार हमने इस 5th ग्रुप के तत्वों का वर्गीकरण, उनका किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, उनकी आक्सीकरण अवस्था और संयोजकता क्या होती है और उनके ऑक्साइड्स का वर्णन क्या, आयनन गुण क्या, इसका अध्ययन किया। और आगे की वीडियो में हम नाइट्रोजन के यौगिकों का अध्ययन है उसको स्टडी करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।